नमस्कार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा है कि हिंदू आतंकवाद शब्द ये कांग्रेस की देन। राजस्थान के करौली की घटना के बाद ये बयान राज्यवर्धन राठौड़ की तरफ से आया है। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं और जिस तरह से इसे लेकर विवाद हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, इसी बीच कांग्रेस पर हमला बोला राज्यवर्धन राठौड़ ने। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू आतंकवाद शब्द ये कांग्रेस की ही देन है। आपको याद होगा यूपीए के समय में हिंदू आतंकवाद शब्द को लेकर काफी विवाद हुआ था, बवाल हुआ था और तभी से बीजेपी कांग्रेस पर इस शब्द को लेकर निशाना साधती रही है। एक बार फिर से अब राजस्थान की करौली की घटना को लेकर यह निशाना साधा गया। सुनवाते हैं आपको राज्यवर्धन राठौड़ ने क्या कहा। भाजपा का चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते राजस्थान के अंदर अगर हम तुष्टीकरण को देखते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर हम राजस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। और अगर जरूरत पड़ती है तो राजस्थान नहीं, बात दिल्ली में आकर दिल्ली की पूरी राष्ट्र की मीडिया के साथ करने की जरूरत पड़े तो आज वो भी आपके साथ करने के लिए आए हैं। और अचंभा नहीं होता अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इस तरह की सोच है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। पूरे देश के अंदर हम हमेशा कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकी शब्द ही कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये वही कांग्रेस की पार्टी है, इनकी विचारधारा वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया, एक एफिडेविट दिया कि राम सीता हनुमान एक काल्पनिक पात्र है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, तो अचंभा नहीं होता किस तरह से ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ का कहना है कि अगर हम राजस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं, अगर हम राजस्थान में तुष्टीकरण होता हुआ देख रहे हैं तो फिर हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द कहे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम को, हनुमान को काल्पनिक बताया। आज जलते हुए राजस्थान पर हम यानी कि बीजेपी चुप नहीं बैठ सकती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अजान पर मचे घमासान की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान विवाद को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाले अजान पर रोक लगाने की मांग की। बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने कहा है कि संविधान का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि हिंदुओं के पर्व के वक्त तो डीजे, यहां तक कि तेज स्पीड से गाड़ी चलाना, इन सब पर रोक लग जाती है। उसी संविधान के हवाले से मस्जिदों में तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर भी अब रोक लगनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम और अजान विवाद में अब सबसे ताजा बयान जनक राम की तरफ से आया है। नीतीश सरकार के मंत्री जनक राम ये मांग कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको। कि यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं की महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए उस पर। और नीतीश सरकार के मंत्री जनक राम के इस बयान पर बिहार में बीजेपी और नीतीश के मंत्री आमने सामने आ गए। नीतीश के मंत्री जमा खान ने इसे निजी बयान बताया, जबकि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब उनका अपना एक बयान है, भाई हैं, अपने साथ के हैं, सबका उनका सोच है, लेकिन संविधान में जो है ये किसी को रोक नहीं है। संविधान में है कि भाईचारा मोहब्बत की बात होनी चाहिए और अपने धर्म को अपने तरीके से जो मनाता है उसको मनाने देना चाहिए, क्योंकि किसी की आस्था को चोट न लगे, किसी दिल दिमाग को, किसी भी जाति धर्म को चोट न लगे, आस्था की बात है, इसलिए इसको कोई बहुत बड़ा मामला तुल नहीं लेना चाहिए।
ये कोई जिद का विषय नहीं है। जनक राम जी का कहना ये है, जनक राम जी किसी धर्म का या किसी विशेष का वो विरोध नहीं किए हैं। वो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे सामाजिक क्षति पहुंचे, जिससे शिक्षा को क्षति पहुंचे, किसी व्यक्ति विशेष को, बीमार व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम आराधना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हों या पूजा कर रहे हों, हम शांति रूप से भी कर सकते हैं। हम बहुत उसको लाउड स्पीकर से बजा करके, रोड जाम करके, पब्लिक को कष्ट पहुंचा करके कर रहे हैं, तो ऐसे पूजा और आजान से क्या मतलब। लाउड स्पीकर से अजान विवाद जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे के बयान के बाद यह विवाद शुरू हुआ। बिहार सरकार के मंत्री ने लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग कर दी है। कर्नाटक पुलिस ने तो धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी कर दिया है कि ध्वनि को मापने के लिए मशीन जो है वो हर धार्मिक स्थल पर लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी अजान के शोर को लेकर विरोध हो रहा है। तो चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी बिहार हो या फिर कर्नाटक हो, हर जगह इसे लेकर विरोध और बयानबाजी जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का पालन होना चाहिए। जो बड़े बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां भी अजान के लिए इतने बड़े लाउड स्पीकर जो पूरा सबकी नींद हराम कर दे, ऐसे लाउड स्पीकर नहीं यूज करते। जो कोर्ट ऑर्डर है वो किसी भी के पक्ष में हो और किसी भी के विरोध में सबको पालन करना पड़ेगा, इतना ही मैं बताता हूं। और आइए आपको जरा नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि विवाद कहां से शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंच चुका है। शुरुआत हुई इसकी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने सबसे पहले विरोध किया कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता रहा तो फिर वो हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। ऐसा किया भी उन्होंने। महाराष्ट्र के बाद फिर हमने देखा कि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का बयान हमने आपको सुनवाया, उन्होंने भी विरोध किया है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होना चाहिए। बिहार के बाद यह विवाद आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। वहां पर पहले ही लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर इस तरह का विरोध हो रहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होनी चाहिए। और अब कर्नाटक में पुलिस ने धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी कर दिया है कि हर धार्मिक स्थल पर ध्वनि को मापने के लिए एक मशीन लगाई जाएगी और तय सीमा से ऊपर अगर ध्वनि होती है, साउंड होता है, तो फिर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण पर राजनीति या समाज के लिए सही नहीं। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि शोर मचाकर लोगों को जगाने की कोई जरूरत नहीं। नॉइस पोल्यूशन के कानून है वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए है। और मुझे लगता है जो लोग ध्वनि प्रदूषण के जो कानून हैं उस पर सियासत करना चाहते हैं, उसको सांप्रदायिक उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हिजाब पर हारा हंगामा शुरू कर दिया था, और हिजाब का हारा हंगामे के पीछे के देखे और अनदेखे दोनों हाथ सामने दिखाई पड़ रहे हैं। लाउड स्पीकर पुराने ज़माने में जब कोई भी साधन नहीं थे जगाने के, उस समय ठीक था, अच्छा लगता था। लेकिन आज अनेक लोग हैं जो इससे व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, और आज इसका कोई मतलब भी नहीं है कि आप अल्लाह के लिए जगाने के लिए पूरा शोर, पूरे मोहल्ले में शोर मचाए। और अब अजान विवाद की जरा टाइमलाइन को समझते हैं, कैसे विवाद शुरू हुआ और कैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया। सबसे पहले 2 अप्रैल राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध किया। सबसे पहले विरोध करने वाले वही थे। 3 अप्रैल को कई जगह पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा भी बजाई गई। फिर 6 अप्रैल को यह विवाद कर्नाटक पहुंच गया। कर्नाटक पुलिस ने धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी कर दिया, कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो फिर कार्रवाई की जाएगी। 6 अप्रैल को अनुराधा पौडवाल की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर बैन होना चाहिए। 7 अप्रैल को बिहार सरकार के मंत्री ने भी आपत्ति जताई, लाउड स्पीकर से अजान पर उन्होंने भी विरोध किया। और अब बड़ी खबर बेंगलुरु से है। यहां पर ईमेल से कई स्कूलों में बम होने की सूचना दी गई है। यह बड़ी खबर कि ईमेल से कई स्कूलों में बम होने की सूचना दी गई है, जिसके बाद शहर के 6 स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक किसी भी स्कूल में कोई बम बरामद नहीं हुआ है, कोई बम नहीं मिला है, लेकिन स्क्वाड वहां पर पहुंच गई है
तलाश की जा रही है। जो खबर है अगर वो सच्ची है तो फिर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है और इसीलिए कोई कोताही नहीं बरती जा रही, कोई लापरवाही नहीं हो रही है। अब तक कहीं से भी बम बरामद नहीं हुआ है, लेकिन स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कर्नाटक से यह बड़ी खबर है। बेंगलुरु में स्कूलों में बम होने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई है। एक ईमेल के जरिए स्कूलों को यह बताया गया, यह जानकारी दी गई कि वहां पर बम है और उसके बाद 6 अलग अलग स्कूलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ईमेल में कहा गया है कि स्कूलों में बम प्लांट किए गए और इसके बाद से आप तस्वीरें देख रहे हैं स्कूलों में कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्क्वाड पहुंची है जो कोशिश कर रही है कि अगर कहीं कोई बम है उसे जल्द से जल्द तलाश लिया जाए, उसे डिफ्यूज कर दिया जाए, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो। जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, और क्या जानकारी? जी देखिए, इस फिलहाल इसके ऊपर में बहुत ज्यादा बोलना संभव नहीं है, लेकिन इतना सही है कि कई स्कूलों को ईमेल मिले, उसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने, जैसा कि आपने बताया, कि कोई कोताही ना बरतते हुए उन सभी स्कूलों के अंदर में अपनी टीम रवाना कर दी है, बॉम्ब स्क्वाड भी रवाना किए गए हैं और लगातार वहां पर तलाशी चल रही है। हमें पहले 6 स्कूलों के नाम बताए गए थे, अभी जानकारी मिल रही है कि ये इन स्कूलों की संख्या 7 है और सभी जगहों पर पुलिस इस वक्त पहुंच गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस का कहना है कि ये एक होक्स कॉल हो सकता है, लेकिन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पूरा सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और लोगों को कहा गया है कि वो उसको लेकर के थोड़ा सा भी पैनिक ना हो। पुलिस पूरी तरह से सजग है और पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल इस जानकारी के लिए। हो सकता है कि ये होक्स कॉल हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई बम ना हो, लेकिन कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। स्क्वाड वहां पर पहुंच गई है और कोशिश हो रही है कि अगर कोई बम है तो उसे डिफ्यूज कर दिया जाए, उसे ढूंढ लिया जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.